देखिए आज का अपना जो टॉपिक है वो सेल ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल, बेसिकली इसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने पोटेंशियोमीटर ब्रिज पढ़ा, उससे पहले जस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा, टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, वो मीटर ब्रिज था, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पे हम लोग थोड़ा सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल कैसे होता है, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या ऐसा होता है कि जैसे ईएमएफ डेवलप होगा या टर्मिनल पोटेंशियल होगा, कैसे इसको हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली जो सेल का काम होता है वो केमिकल एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर ये कन्वर्ट करता है तो बेसिकली इसके पास एक एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी कैसे रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शंस के बाद ये कैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली बात की जाए तो सेल, ये जो सेल होते हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं ये? सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इनके पास एनर्जी स्टोर होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है ना। वो कैपेसिटर वाला सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर। तो हमारा पर्पस ये है कि हम कितना अच्छा से अच्छा, कितना बेहतर से बेहतर सोर्स ऑफ एनर्जी अपने पास रखें, जिससे हमें जब ज़रूरत हो तब हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करा सकें, ठीक है ना। तो बेसिकली जो बात है इसमें समझने वाली ये बात है कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है या जो सेल होती है, सेल के जो बाहर की दुनिया और एक अंदर की दुनिया जो होती है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहले थोड़ा सा सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं, सेल का जो डिज़ाइनिंग है वो देखते हैं, ठीक है ना। लेट अस सपोज कि यहाँ पे कुछ बॉक्स टाइप का बना हुआ है, ठीक है ना। बॉक्स टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 भरा हुआ है इस बैटरी के अंदर, ठीक है ना। H2SO4 भरा हुआ है इस बैटरी के अंदर। यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है, इस रॉड का नाम है जिंक का रॉड, ठीक है ना। जिंक रॉड, बेसिकली ये जिंक रॉड है। H2SO4 हम जानते हैं कि H2SO4 अगर ये जब भी डिकम्पोज होगा या टूटेगा तो 2H प्लस और प्लस SO4 पे डबल माइनस के फॉर्मेट में टूटेगा, ठीक है ना। और जब भी Zn बनेगा तो Zn अपने आप को क्या बनाने की कोशिश करेगा, Zn पे +2 और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है ना। कैसे ये पूरा ये वर्किंग होती है, कैसे ये पूरा वर्क करता है ये सिस्टम, ठीक है ना। बैटरी के अंदर की दुनिया देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट पे आएंगे कि सेल ईएमएफ और ये सब क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल वगैरह। तो आप देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये सेल, तो सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं H2SO4। देखिए सेल भी कई तरीके के होते हैं, होता है रिचार्जेबल सेल, एक होता है बिना रिचार्ज वाला सेल, ठीक है ना। तो हम लोग रिचार्जेबल सेल के बारे में अभी नहीं पढ़ रहा, या बिना रिचार्जेबल वाला, बिना चार्ज वाला, ठीक है ना। अभी हम वैसे ही बस नॉर्मली हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए H2SO4 और H2SO4 में से अगर SO4 निकलेगा तो ये ZnSO4 बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। फाइनली ये ZnSO4 बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट अब समस्या क्या है कि ये ZnSO4 बनाना क्यों पसंद करेगा, क्यों नहीं H2SO4 के साथ ही रहेगा। तो देखिए H2SO4 के साथ अगर ये है, H2SO4 के साथ अगर ये, तो इसको ये -20 जूल पे अप्रॉक्स माना जाता है, ठीक है ना, -20 जूल। और ZnSO4 के साथ रहेगा तो इसको माना जाएगा अप्रॉक्स -30 जूल। तो ये बताइए कि यानी कि जो इसकी स्टेबिलिटी है इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है? -20 जूल बड़ी है, ठीक है ना, -30 जूल छोटी है। तो -20 जूल इसको तोड़ने के लिए, H2SO4 को ब्रेक करने के लिए, या जो एनर्जी रिलीज होगी या जो एनर्जी गेन करने के लिए
हमें इसमें जीरो, इसकी एनर्जी को H2SO4 को जीरो एनर्जी करने के लिए हमें इसमें कितना +20 करना पड़ेगा, और इसका एनर्जी जीरो करने के लिए हमें +30 देना पड़ेगा। तो बताइए स्टेबल ज़्यादा कौन रहेगा, H2SO4 या ZnSO4, या SO4 किसके साथ रहना पसंद करेगा, H2SO4 के साथ रहना पसंद करेगा या ZnSO4 के साथ। तो हमने देखा SO4 किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करेगा, ZnSO4 के साथ, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए +30 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, +30 जूल एनर्जी चाहिए, जबकि इसको ब्रेक करने के लिए +20 जूल ही एनर्जी चाहिए। कहने को ये बड़ा है, ये छोटा है, बट स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो कम और ज़्यादा हमें एनर्जी किस में देना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, तो इसमें। दैट इज़ वाई SO4 पे जो डबल माइनस आयंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस है H+SO4 माइनस है इसका Zn का, तो SO4 पे डबल माइनस किसके साथ रहना पसंद करेगा, ZnSO4 के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जिंक की रॉड हमने लगा दिया है इस बैटरी के अंदर, ये सेल के अंदर, तो ये जिंक का रॉड अभी Zn तो है नहीं, Zn++ तो है नहीं, सॉरी अभी ये Zn है, Zn++ तो है नहीं, Zn पे दो चार्जेस तो है नहीं, तो अवेलेबिलिटी यानी कि वो आयंस के फॉर्म में अभी नहीं है, ठीक है ना, या हम ये कहते हैं इसके पास अभी चार्जेस नहीं आए। और यहाँ पे भी SO4 है, SO4 के अंदर भी अभी भी चार्जेस नहीं आए, ठीक है ना, SO4 पे डबल माइनस या H2 या 2H+ अभी भी ये टूटा नहीं है, ठीक है ना, अभी भी इसको टूटने के लिए क्या होना पड़ेगा आइए देखते हैं, ठीक है ना। अभी भी ये Zn का Zn है, Zn++ नहीं है, ठीक है ना, SO4 H2 हाइड्रोजन के साथ ही अटैच है। तो आइए हम देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो हम एक चीज जानते हैं कि SO4 पे जो डबल माइनस है ये जिंक के साथ अटैच होने वाला, और जिंक भी चाहता है कि SO4 उसके साथ आके अटैच हो जाए। तो जिंक क्या करेगा कि अपना जितना निगेटिव है, ठीक है ना, जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे टाइप का बाहर कर देगा, ठीक है ना, ऐसे टाइप का बाहर कर देगा। लेकिन अभी भी इसका नेट चार्ज कितना है, जीरो ही है, अभी भी ये Zn ही है, Zn+ नहीं हुआ है, ठीक है ना, Zn2+ नहीं हुआ। तो ये अपने सारे निगेटिव को एक तरफ कर देगा और बोलेगा कि आप सभी मतलब इलेक्ट्रॉन को बोल देगा जाने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास तो रास्ता है नहीं जाने के लिए। इलेक्ट्रॉन के पास जब रास्ता नहीं है तो ये ऐसे ही का ऐसे ही बना रहेगा, यानी कि इसका ये अपने आप को निगेटिव बनाता चला जाएगा, ठीक है ना, निगेटिव बनाता चला जाएगा, निगेटिव को बाहर निकालता चला जाएगा। ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर निगेटिव चार्जेस ज़्यादा आने लगे, तो यानी कि ये अपने पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज पोटेंशियल, माइनस में होगा तो पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज पोटेंशियल। उसके बाद कुछ देर बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो कनेक्शन है यहाँ पे कॉपर रॉड लगा देंगे, कॉपर एक गुड कंडक्टर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कॉपर रॉड लगा दिया। कॉपर रॉड लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक कनेक्शन दे दिया, आप समझिए, यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया। कनेक्शन देने के बाद यहाँ पे सपोज करिए हमने की लगा दिया। अब जैसे की को प्रेस किया हमने तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से कहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे, हायर पोटेंशियल की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो बीच में इस लोड के क्रॉस होकर जाएगा, यानी कि बीच में अगर हमने बल्ब लगाया हुआ है या फैन लगाया हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ताकत से मूव कर रहा होगा, मूव करके इस बल्ब को हिट करेगा, बल्ब के फिलामेंट को हिट करेगा। तो यहाँ पे ये बल्ब या लोड या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, फैन भी हो सकता है, तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल के यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। या हम ये बोल दें यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या डेवलप होने लगेगा, माइनस यहाँ पे मिल रहा है तो हाइड्रोजन इधर मूव करने लगेगा, और ये अब माइनस को अपने खाली कर रहा है, तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस 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 चार्ज आना स्टार्ट कर देगा। SO4 पे डबल माइनस इससे जाएगा, प्लस वाले से ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। SO4 डबल माइनस Zn2+ के साथ कंबाइंड हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस बना देगा, और हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स के फॉर्मेट में ऊपर उड़ने लगेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो यानी कि ये पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में अगर हम ये बोलें कि इनिशियली ये पूरा माइनस हो गया था, ये पूरा प्लस था, इनिशियली ये माइनस था, ये प्लस था, एक लोअर पोटेंशियल पे था, एक हायर पोटेंशियल पे था, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे कि इस सेल की उतनी पोटेंशियल है, उतनी ताकत है। बात समझ में आ रही है।
तो आप देख रहे हैं कि SO4 डबल माइनस इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर सर्किट के बाहर जरा देखिए तो करंट का डायरेक्शन ऐसे, सॉरी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे, तो मींस करंट कैसे मोशन कर रहा होगा, अपवर्ड, यहाँ पे बाहर इस डायरेक्शन में करंट मोशन कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। और अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस चार्ज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन इस मूवमेंट में। तो एक बात और क्लियर हो गई, कि अभी तक बैटरी के बाहर जो करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होती है। ये पॉजिटिव बन चुका था स्टार्टिंग में, ये निगेटिव। तो बैटरी के बाहर जो करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू निगेटिव, और बैटरी के अंदर देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि बैटरी के अंदर जो करंट होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव, और बैटरी के बाहर जो है करंट वो पॉजिटिव टू निगेटिव। यानी कि ये पूरी की पूरी कहानी बदल गई। आपको अगर कोई पूछे कि एक्सटर्नल, बात समझिएगा, बैटरी के बाहर आउटसाइड द बैटरी, आउटसाइड द सेल करंट कैसे मूव करता है, प्लस से माइनस, और इनसाइड द सेल माइनस टू प्लस। ये बातें याद रखे रहिएगा, तो इसमें आपको ये काम देगा, ठीक है ना। तो जब हमने ये देखा, ये पूरा प्रोसेस देखा, तो हमने देखा ये इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे देखिए पहले ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई ना कि ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, ZnSO4 कैसे बना। इसको बनना पड़ता है क्योंकि उसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो क्या ये सेल जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा, क्या ये सेल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि सेल में जो जब तक ये H2SO4 H प्लस आयंस और SO4 डबल 2 माइनस आयंस में है ये, तब तक ये चलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन H प्लस बाहर निकल चुका होगा, तब इसके पास कोई आयंस नहीं बचे होंगे, तो ये सेल क्या हो चुका होता है, डेड सेल हो चुका होता है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारी डिपेंडेंसी भी है। हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, H2SO4 भरा हुआ है इसके अंदर, H2SO4 इसके अंदर भरा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस क्रिएटेड, क्यों? क्योंकि SO4 डबल माइनस बल्क मॉलिक्यूल्स है, बल्क मॉलिक्यूल मीन्स भारी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, बड़ा मॉलिक्यूल्स है। तो ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा मूवमेंट करता हुआ, तो बीच रास्ते में टकराएगा, और टकराएगा तो जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है कोलिजन के वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या क्रिएट होता है? जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, देखिएगा आप यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। ये होता है ना, रेजिस्टेंस चाहे वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो, दैट डजंट मैटर, वो डिपेंडेंसी तो वही की वही रहेगी। यानी कि लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इजीली ब्रेक होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन कैसा है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूटेड है। तो आइए देखते हैं पहले इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट करेंगे। इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं, तो लेंथ पे देखिए, तो लेंथ ये नहीं कि ये जिंक, ये जो इलेक्ट्रोड है इसका लेंथ, ये नहीं, इनके बीच के डिस्टेंस पे, इसके बीच का डिस्टेंस मतलब क्या कि इनके बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि SO4 डबल माइनस और H2 हाइड्रोजन को उतना ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वो मूव करेंगे रास्ते में उतने कोलिजन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो लेंथ यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। डिस्टेंस क्या था, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। एरिया पे डिपेंडेंसी देख ले, तो एरिया कौन सा, ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया है ये कितना डिप है, बात समझिएगा। इलेक्ट्रोड जो है, ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड रॉड है या जिंक की जो रॉड है, ये कितना ज़्यादा वाटर में डिप्ट का मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में कितना डिप्ट है। जितना ज़्यादा डूबा रहेगा, जितना ज़्यादा एरिया ये डूबा रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। लार्जर द एरिया डिप्ट लेस रेजिस्टेंस, बात समझ में आ रही। इसी वजह से हम अपने बैटरी वगैरह में या बैटरी वगैरह में हम लोग क्या पानी को भर के रखते हैं, ठीक है ना। कार की बैटरी हुई या कोई भी बैटरी हुई, उसमें पानी भरा रहता है। जितना पानी भरा रहेगा उतना कम उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना।
तीसरा देख लेते हैं टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। नोट करते रहिएगा ये सारी बातें, ठीक है ना। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपने पढ़ा है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था आपको प्रीवियस वीडियो में, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन होता है वो थिन होता है, वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बिकम्स थिन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जितना पतला होगा आयंस को मूव करने के लिए उतना इजीली होगा, ठीक है ना। और जितना इजी होगा तो बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन थिन होता है, बिकम थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। और पतला होने की वजह से वो क्या करता है, उसमें आयंस इजीली मूव कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। रीजन क्या, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बिकम्स थिन, ठीक है ना। ये सारी डिपेंडेंसी थी, सारी डिपेंडेंसी को नोट करिए। फिर उसके बाद आपको बताते हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। हाँ देखिए, थोड़ा सा ईएमएफ के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो ईएमएफ के डेफिनेशन देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज को समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये जो अपना ये जो सेल था, ठीक है ना, ये जो अपना जो सेल था, ये याद रखिएगा, ये सेल है। तो सेल के बाहर ये जो है, ये टर्मिनल पॉइंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ये ए है और ये क्या है, बी है। ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है ना। इसको सपोज कर लीजिए प्लस है और ये क्या है, माइनस, ठीक है ना। सेल के बाहर ये जो प्लस पॉइंट है और ये क्या है, माइनस। यानी कि इस पॉइंट पे जहाँ पे ये कैप्स लगे होते हैं इसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल इसका नाम दिया जाता है, ठीक है ना, टर्मिनल। इससे जो एक्सटर्नल लोड कनेक्टेड होते हैं, कुछ भी अगर हमने कनेक्ट कराया, लोड कनेक्ट कराया या कुछ भी बल्ब वगैरह है, फैन वगैरह है, जो भी है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए करंट जो होगा ऐसे प्लस से निकलता है, माइनस की ओर जाता है, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे। अगर करंट ऐसे जा रही है, क्लॉकवाइज करंट जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो हम यहाँ बी पे खड़े हो जाए, बी से खड़े होकर अगर ए तक के बारे में बात करें तो ये कंप्लीट साइकिल नहीं होगा, बात समझिएगा। ये टर्मिनल, वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, तो वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल का ये पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, जो वर्क डन होता है, ठीक है ना। जो चार्ज वर्क डन करता है या जो चार्ज पे वर्क डन कराया जाता है एक टर्मिनल टू दूसरे टर्मिनल तक जाने में, ठीक है ना, तो उसके पास एक एनर्जी होती है, बात समझिएगा। लेकिन अगर हम ये बोले कि बी पॉइंट से ये चला इलेक्ट्रॉन, पूरा होते हुए ये इसके अंदर होते हुए फिर से बी पॉइंट पे पहुंचा, जब एक पूरा कंप्लीट साइकिल बी से चला था और फिर से पूरे बी पॉइंट पे आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद रुकेगा तो है नहीं, फिर से कहाँ पे पहुंच जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में थोड़ा सा कम वर्क डन, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट साइकिल कराने में हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। तो बेसिकली ईएमएफ जो होता है वो एक तरह की एनर्जी होती है। क्या होती है, बेसिकली एनर्जी होती है, फोर्स नहीं होता। भले इसका नाम, ईएमएफ का नाम देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, भले इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसका नाम होते हुए, फोर्स होते हुए भी ये क्या है, एक तरह की एनर्जी है। और ये एनर्जी क्या करती है, ये एनर्जी फोर्स लगाती है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, वो फोर्स एग्जर्ट करती है। तो फोर्स जैसे ही लगाती है तो चार्जेस को एनर्जी देती है, और चार्जेस पूरा अगर एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ, ठीक है ना। फिर से सुनिएगा, तो देखिए एक बार, इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग यूनिट चार्ज थ्रू वन कंप्लीट साइकिल। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक तरह का एनर्जी, ये क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है, ठीक है ना। ये फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता, ये एक तरह की क्या होती है, एनर्जी। ये एनर्जी कैसी होती है, इस सेल के अंदर जो एनर्जी छुपी हुई होती है, जो कि स्टोर होती है और जो कि चार्ज को प्रोवाइड कराती है कि टू कंप्लीट वन रोटेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो वही तो है डेफिनेशन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग यूनिट चार्ज थ्रू वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल कराने में
जो चार्ज पे जो वर्क डन करती है ये सेल, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात रखे, याद रखिएगा, पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में, पूरा एक साइकिल बी पॉइंट से गया और फिर से बी पॉइंट तक आया, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही ईएमएफ कहलाता है, ठीक है ना। जिस एनर्जी के साथ जाता है, जो एनर्जी देता है चार्जेस को, ठीक है ना, वो जो बैटरी के पास एनर्जी होती है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन इसका यूनिट भी क्या होता है, वो जूल पर कूलम, ठीक है ना। सिंबल भी क्या होता है, जैसे कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, यही होता है, बेसिकली यही होता है। वर्क डन की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम। बहुत ही आसान सा हो गया। टर्मिनल पोटेंशियल देखिए, टर्मिनल टू टर्मिनल, वन टर्मिनल टू अनदर, वर्क डन बाय ए यूनिट चार्ज व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर एट आउटर सर्किट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। जो बाहर का, जो बैटरी के बाहर की दुनिया होती है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक चार्ज को पहुंचाने में जो वर्क डन किया जाता है, यूनिट चार्ज को पहुंचाने में जो वर्क डन किया जाता है, वही तो क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। तो दोनों बेसिक डिफरेंस समझिएगा, ये कंप्लीट साइकिल कराने में और ये टर्मिनल टू टर्मिनल मूव कराने में चार्जेस को कितना वर्क डन देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, बाद में देखेंगे फिर, ठीक है।